तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला था कि ऑनर्स के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पार्ट 1 सेशन 2021 से 24 सब्सिडरी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करवा देंगे सभी सब्जेक्ट्स का, वो साइंस का हो या फिर आर्ट्स का हो। तो 5 जनवरी के दिन सब्सिडरी के एग्ज़ाम में सबसे पहले आप लोगों का 50 मार्क्स का इंग्लिश हिंदी का लिया जाएगा। फर्स्ट सीटिंग में साइंस वाला का होगा, कॉमर्स वाला का होगा और सेकेंड सीटिंग में आपका आर्ट्स वाला का होगा, लेकिन इंग्लिश हिंदी 50-50 मार्क्स का होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हिंदी का 50 मार्क्स का भी कराने वाला हूँ सारा ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए कोई अलग अलग मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए, ये सब्सिडरी नहीं है, ये कंपलसरी लैंग्वेज होता है। आपका हिंदी इंग्लिश ये कंपलसरी लैंग्वेज में आता है, ना कि आपका सब्सिडरी लैंग्वेज में आता है। तो यहाँ पे हम हिंदी का 50 मार्क्स का करवाने वाले हैं, जो कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है, किसी भी प्रकार के कोई चेंजेज नहीं किए गए हैं। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने के संभावित जो प्रश्न है पूछते हैं। प्रश्न यहाँ पे आपको बता दूं कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन से एग्जाम नहीं पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आपका जो एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे लगभग मैं 100+ ऑब्जेक्टिव आपसे कराने वाला हूँ और प्रीवियस ईयर प्रश्न भी यहाँ पे मिलेंगे और 1-2 ऑब्जेक्टिव रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो आप ध्यान से और केयरफुली यहाँ पे पढ़ने और समझने का प्रयास करें। और हाँ, आप सुन के भी याद कर सकते हैं और आप सुना हुआ रहेगा तो ही आप एग्जाम में इसे प्रॉपर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर। फर्स्ट प्रश्न में है यहाँ पर कि मुंशी प्रेमचंद्र लिखित कौन सी रचना आपके पास पुस्तक में है। तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित रचना जो है पंच परमेश्वर, ये हमारे पास पुस्तक में है। पंच परमेश्वर, ये आपका 50 मार्क्स का हिंदी, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो पंच परमेश्वर नामक कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी का, जो कि आपके पास पुस्तक में है। सेकेंड क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी में सरपंच किसे बना गया, यानी किसे बनाया गया था। तो पंच परमेश्वर कहानी में जुम्मन शेख तथा उसकी बूढ़ी खाली के विवाद में अलगू चौधरी को जो है वो सरपंच बनाया गया था। किसको बनाया गया था सरपंच? अलगू चौधरी को। आप जब 12th में होंगे और वहाँ पे भी अगर 50 मार्क्स का अगर आप हिंदी पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे ये कहानी था पंच परमेश्वर, और यही आपका पार्ट 1 का सब्सिडरी 50 मार्क्स में कर दिया गया है, यानी कंपलसरी 50 मार्क्स में कर दिया गया। माफ़ कीजिएगा, मेरे मुँह से सब्सिडरी बार बार निकल जा रहा है, ये कंपलसरी लैंग्वेज है। प्रश्न 3 का बात करें तो है प्राचीन भारत की एक झलक के रचयिता कौन है। तो प्राचीन भारत की एक झलक के जो रचयिता हैं उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्यान दिएगा, ऑप्शन में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी पे ही सही ट्रिक लगाना है। ठीक है। प्रश्न 4 में है कि भागजोगनी किस कहानी का पात्र है। भागजोगनी आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे और सरकारी यानी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से पढ़े होंगे, तो भागजोगनी जो कहानी था ये आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। वहाँ पे इस कहानी का नाम था कहानी का प्लॉट करके ये कहानी आता था, आप वहाँ भी पढ़े होंगे। तो भागजोगनी है कहानी का प्लॉट, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कहानी का प्लॉट का पात्र है भागजोगनी। ये क्लास 9 का ही अगर जो पढ़े होंगे स्टूडेंट उन्हें ये याद होगा। प्रश्न 5 का बात करते हैं, क्या थानेदार की कमाई और फूस का तपना बराबर है। बिल्कुल, देखिए इसका जो आंसर दे सकते हैं हाँ, थानेदार की कमाई और फूस का तपना बराबर है। ये आंसर अपने मन से आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे जो कहानी आपने पढ़ा है उस कहानी में यहाँ पे था कि क्या थानेदार की कमाई और फूस का तापना बराबर है। आपको कहानी याद होगा, कहानी का नाम था उसने कहा था, उसी कहानी का ये पात्र है। प्रश्न 6 का बात करते हैं कि पंच परमेश्वर के आधार पर जुम्मन के पिता का नाम बताइए। तो पंच परमेश्वर के आधार पर जुम्मन के पिता का नाम था जुमराती, और यही दोनों के गुरु भी थे। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, ये दोनों का गुरु जुमराती थे, जबकि जुम्मन शेख के पिता ही यही है जुमराती, और उन दोनों के गुरु भी थे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि पंच परमेश्वर के आधार पर जुम्मन के पिता का नाम क्या था, जुमराती था। ठीक है। प्रश्न 7 का बात है कि रास खान के आराध्य देवता का नाम लिखिए। तो रास खान जो थे ये कवि आराध्य देवता श्री कृष्ण के बहुत बड़े पुजारी और आराध्य थे रास खान। ठीक है। आगे प्रश्न का बात हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग प्रश्न 7 तक कर चुके थे। प्रश्न 8 का बारी है। प्रश्न 8 का बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रहीम का पूरा नाम क्या है। ये भी प्रश्न क्लास 6 का है, अगर आप वहाँ पे ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्लास 6 का प्रश्न है। रहीम का पूरा नाम है अब्दू रहीम खान खाना, यही रहीम का पूरा नाम है। रहीम का पूरा नाम है अब्दू रहीम खान खाना। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न 9 में है कि जन्मभूमि कविता के रचयिता कौन है। तो जन्मभूमि कविता का रचयिता का नाम है सुमित्रानंदन पंत। इनका भी नाम आप सुने ही होंगे, बहुत ही फेमस कवियत्री रह चुके हैं ये। प्रश्न 10 का बात करते हैं कि कौतस्य किसका शिष्य था।
तो कौत्स्य महात्मा वरुणतु का शिष्य था। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछते भी हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें और दोस्तों को इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अगर आपका सब्सिडी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो एक एक करके जब मैं पूरा वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा तो आपका टोटल सब्सिडी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। प्रश्न 11 का बात करते हैं कि हिंदी का भविष्य निबंध के लेखक कौन है। तो हिंदी का भविष्य निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक प्रश्न मैंने और बताया था जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, वो अलग हैं, और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग हैं। प्रश्न 12 में है कि गांव वालों ने दरोगा जी के गले में क्या बांधकर नदी में डुबो दिया था। तो गांव वालों ने दरोगा जी के गले में घड़ा, ठीक है, ये घड़ा देख सकते हैं, घड़े को बांधकर नदी में डुबो दिया था। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं। प्रश्न 13 में है कि साखी शब्द का क्या अर्थ है। तो साखी शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड साक्षी, गवाह, सच्ची बातें, यानी एविडेंस। जो गवाह होता है ना उसे साखी शब्द का, ये इसके साखी में मैंने बोला था नहीं, ये मेरा साक्षी है, गवाह है, तो यही शब्द होता है। ये नाम वाला साक्षी नहीं, नाम वाला साक्षी आपका ऐसे हुए लिखा मिलता है, ये साक्षी नहीं है। प्रश्न 14 का बात करते हैं कि रहीम किसके दरबार के नवरत्न थे। एक याद रखिएगा कि रहीम को ही नवरत्न माना जाता है, लेकिन किसके दरबार का, तो अकबर के दरबार का नवरत्न माना जाता है रहीम को। प्रश्न 15 का बात करते हैं कि रहीम के पिता का नाम क्या था। तो रहीम के पिता का नाम बैरम खान था। रहीम के पिता का नाम बैरम खान था। प्रश्न 16 का बात करते हैं कि कबीर को नवजात शिशु के रूप में कहाँ पाया गया था। तो कबीर को नवजात शिशु के रूप में लहर तारा नामक तालाब के किनारे पाया गया था। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लहर तारा नामक तालाब के किनारे पाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि रास खान किसके भक्त थे। प्रश्न 17 में आप देख सकते हैं। तो रास खान श्री कृष्ण के भक्त थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम्स में। प्रश्न 18 में है भारत एक है के रचयिता का नाम लिखिए। तो भारत एक है इस प्रकार का रचयिता जो है ये रामधारी सिंह दिनकर ही कहते थे। हिमालय का संदेश भी इन्हीं का रचयिता है। रसमरथी इन्हीं का रचयिता है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने भारत एक है ये रचयिता लिखे थे, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है। प्रश्न 19 है आचार्य शिवपूजन सहाय की कौन सी रचना आपके पास पुस्तक में संकलित है। तो आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना कहानी का प्लॉट है। देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कहानी का प्लॉट नामक शीर्षक कहानी कौन लिखा है। ऐसे भी पूछ सकता है भागजोगनी किस कहानी का पात्र है। तो क्वेश्चन का आपको रिलेट करते हुए जाना है कि जो आचार्य शिवपूजन जी है ना यही इस कहानी को लिखे हैं। ऐसे रिलेट करते हुए आपको चलना है कहानी के रूप में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरे पास ज़्यादा समय रहता ना तो मैं इसे सारांश भी करवा देता ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटता, साथ में आप सब्जेक्टिव भी बना सकते थे, लेकिन उतना टाइम अभी तो बचा नहीं है जो मैं आपका सारांश कराऊं, समरी कराऊं हर एक कहानी का। प्रश्न 20 में है कि रहीम किस काल के कवि थे। तो रहीम रीति काल के कवि थे। देखिए बहुत आता है, अगर आपसे पूछ दे कि महादेवी वर्मा किस काल की कवि थी, तो महादेवी वर्मा जो है ना ये छायावाद की कवि थी, छायावाद काल की कवि थी। रामधारी सिंह दिनकर भी छायावाद काल के कवि थे, लेकिन रहीम जो है ये रीति काल के कवि थे। कबीर जो है ये रीति काल के कवि थे। अगला प्रश्न है कि 21 में साखी का संबंध किस कवि से है। ठीक है, साखी का संबंध किस कवि से है। तो साखी का संबंध किस कवि से, इसका प्रश्न मैं अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, सबसे ऊपर है कि साखी का संबंध कबीर कवि से था। ठीक है, किस कवि से था, कबीर कवि से था। प्रश्न 22 में है हिंदी में कथा सम्राट किसे कहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी में कथा सम्राट कहा जाता है। प्रश्न 23 में है अलगू चौधरी किस कहानी का पात्र है। तो अलगू चौधरी जो है पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है, आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न 24 में है शिवपूजन सहाय की जन्मभूमि किस प्रदेश में है। तो शिवपूजन सहाय का जन्मभूमि बिहार प्रदेश में दरभंगा में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न 25 है हिंदी का भविष्य का लेखक कौन है। तो हिंदी का भविष्य का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न 26 में है कबीर किस काल के कवि थे। तो कबीर जो है ये भक्ति काल के कवि थे। माफ़ कीजिए, मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया था कि कबीर जो है रीति काल के कवि थे, नहीं, कबीर भक्ति काल के कवि थे और ये भक्ति भी थे। लेकिन जो रहीम है ये रहीम ये रीति काल के कवि थे, ये रीति काल के कवि थे। कबीर जो हैं ये कबीर भक्ति काल के कवि थे। और साथ में अगर आपसे पूछ दिया जाए रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंथन और या फिर ये महादेवी वर्मा, ये लोग छायावाद काल के कवि थे, छायावाद काल के कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदी का भविष्य का लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हो गया था प्रश्न। प्रश्न 27 में है कि पंच परमेश्वर कहानी है या निबंध। तो पंच परमेश्वर जो है ये आपका कहानी है, ये निबंध नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर पूछ देता कि उसने कहा था ये कहानी है या फिर निबंध है, तो ये निबंध है। ठीक है, उसने कहा था ये निबंध है। प्रश्न 28 में है कहानी का प्लॉट के लेखक का नाम
कहाँ हुआ था, कहानी का प्लॉट का लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जन्म पूछा है, जन्म कहाँ हुआ था। तो कहानी के प्लॉट का लेखक यानी कि शिवपूजन शाह जी का जन्म बिहार प्रदेश में हुआ था, जो कि दरभंगा मैंने बताया। यहाँ पर भी ये प्रश्न को पूछा गया है। एक दूसरे से रिलेट करके आप एक प्रश्न से आप कई प्रश्नों बना सकते हैं और उसके आंसर भी निकाल सकते हैं। प्रश्न 29 में है कि हिंदी का भविष्य कहानी है या निबंध। तो हिंदी का जो भविष्य है ये एक निबंध है, ये कहानी नहीं है। प्रश्न अगला बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न में। तो 30 नंबर प्रश्न में है भारत एक है के लेखक कौन है। तो भारत एक है के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रश्न 31 में है प्राचीन भारत की एक झलक किसकी रचना है। प्राचीन भारत की एक झलक जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का रचना है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का रचना है। आप कन्फ्यूजन ना होए, आपके पास दो लेखक का नाम मिलेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये दोनों में आप कन्फ्यूजन ना है। पूछेगा हिंदी का भविष्य का निबंध का लेखक कौन है, तो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन पूछेगा प्राचीन भारत एक झलक, इसका लेखक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 32 में है क्या निबंध और कहानी में अंतर है। जी हाँ, निबंध और कहानी में बहुत ही अंतर है। क्वेश्चन 33, अगर आप समझना चाह रहे हैं तो निबंध है जो कि बहुत ही लंबा होता है और ये लंबा खींचता चलता है, जो कि कहानी जो है इसका अंत कभी पता चलता है कि कहानी कुछ दूर बाद जाके अब अंत हो जाएगी। लेकिन निबंध बहुत ही लंबा होता है और ये लंबा खींचता जाता है और ये कहानी के रूप में, क्योंकि ये सोचा हुआ एक थिंकिंग होता है जो कि लेखक जो है वो लिखता है निबंध को। प्रश्न 34 में है कि भारत एक है कहानी है या निबंध। तो भारत एक है, ये एक निबंध है। प्रश्न 35 में है कि भगजोगनी किसकी पुत्री थी। तो भगजोगनी मुंशी जी की पुत्री थी, जो कि उनके बुढ़ापे में जन्म ली थी। प्रश्न 36 में है हिंदी का भविष्य निबंध के लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इन दोनों को आपस में आप रिलेट करके याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों के नाम थोड़ा सा सिमिलर मिलता जुलता है, इसीलिए इन दोनों को याद कीजिएगा। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका कविता कहानी का जो नाम है भारत एक झलक, और इनका कहानी का निबंध का जो नाम है यह हिंदी का भविष्य। प्रश्न 37 में है कि रास खान किस काल के कवि थे। तो फ्रेंड्स, रास खान जो है ये भक्ति काल के कवि थे, ये आपको पता होनी चाहिए। तो भक्ति काल के दो कवि आपको याद होनी चाहिए, एक कबीर और एक रास खान। लेकिन रीति काल का रहीम, और क्षयवाद काल का महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और आपका रामधारी सिंह दिनकर, और एक दो और कवि हैं जो कि क्षयवाद काल के हैं, लेकिन आपके प्रश्न में वो सारे आएंगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 38 का बात करते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि जन्मभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है। जन्मभूमि शीर्षक कविता के कवि के जो नाम है उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत, और ये भी क्षयवाद काल के कवि थे। प्रश्न 39 में है कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है। तो कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। आपको बता दूं, अभी थोड़ा देर पहले एक प्रश्न आया था कि साखी से किसका संबंध है, तो ये भी आपको रिवाइज होता चलेगा। तो जो साखी से संबंध है ये कबीर जी का संबंध है। तो साखी से किसका संबंध है, कबीर जी का संबंध है। प्रश्न 14 में है पंच परमेश्वर किसकी रचना है। तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। प्रश्न 41 में है प्राचीन भारत की एक झलक किसकी कहानी है। तो प्राचीन भारत की जो एक झलक है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहानी है। प्रश्न 42 में है तुलसीदास के आराध्य देव कौन है। तो तुलसीदास के आराध्य देव का नाम राम है। तुलसीदास राम को मानते हैं और उन्हीं का पूजन करते हैं। प्रश्न 42 तक हो चुका है। 43 प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। 43 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि कबीर के ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो कबीर के ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण है, वो निर्गुण में विश्वास रखते हैं और निर्गुण भजन को गाते भी हैं। प्रश्न 44 में है जुम्मन शेख प्रेमचंद्र की किस कहानी का पात्र है। तो जुम्मन शेख जो है प्रेमचंद्र की पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। जुम्मन का पिताजी का नाम जुमराती है और उनका जो फ्रेंड्स है उसका नाम क्या है, अलगू चौधरी। अलगू चौधरी को जुम्मन शेख के काम में इनको क्या बनाया जाता है, सरपंच बनाया जाता है। प्रश्न 45 में है कहानी का प्लॉट किसने लिखा था। कहानी का प्लॉट जो है ये शिवपूजन शाह जी ने लिखा था और इनका जन्म बिहार प्रदेश में हुआ था। प्रश्न 46 में है कि साखी के रचयिता का नाम क्या है। तो साखी आपको पता है ना, जो साखी है ये किससे संबंधित है, तो कबीर के दोहों से संबंधित है। साखी जो है कबीर के दोहा से संबंधित है, इसीलिए साखी के रचयिता का नाम क्या है, कबीर है। आपको यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न 47 में है कि अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य पद संग्रह के संपादक का नाम लिखिए। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक खंड हिंदी गद्य पद संपादक का नाम है शिवपूजन अवस्थी, ठीक है। ये 50 मार्क्स का जो हिंदी है, वही जब आप 100 मार्क्स का हिंदी रहेगा जो आपका कि सब्सिडरी में रहता है या फिर कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप वो रखते हैं, 100
100 मार्क्स का हिंदी, तो वहाँ पे 100 मार्क्स का जब आप रखते हैं तो वहाँ पे अगर आपका संपादक का नाम पूछ देता है तो उनका नाम है प्रोफेसर विद्या रानी और रामचंद्र घोष। तो वो आपका 100 मार्क्स के हिंदी में पूछता है, जिसका कि नाम है भाषा दर्शन। तो भाषा दर्शन के संपादक का अगर नाम पूछ दे तो वहाँ पे आ जाएगा प्रोफेसर विद्या रानी एवं रामचंद्र घोष जी हैं। लेकिन ये 50 मार्क्स में यहाँ पे शिवपर्जन अवस्थी जी हैं। प्रश्न 48 का बात करते हैं कि पंच परमेश्वर के कहानीकार कौन है। तो पंच परमेश्वर के कहानीकार का नाम मुंशी प्रेमचंद जी, ये सब आपको याद होनी चाहिए। प्रश्न 49 में है प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म आपका 1980 ईस्वी में हुआ था। बनारस से 4 या 6 मील के दूरी पे हुआ था। यहाँ पे 6 दिया है, कहीं कहीं 4 देखने को मिलेगा। उस गांव का नाम था लामही। लामही नामक प्रांत में हुआ था। वर्तमान में इसे पांडेपुर के नाम से जाना जाता है। और मुंशी प्रेमचंद जी का पिता का नाम था अजायब राय और वो डाकघर में मुंशी का काम करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय होता था और इनका पुनर्विवाह हुआ था, यानी इनका 2 बार शादी किया गया था। दूसरा विवाह जो हुआ था शिवरानी नामक लेखिका से इनका पुनर्विवाह किया गया था, क्योंकि इनका जो पहला विवाह हुआ था ये कम उम्र में ही हो गया था, क्योंकि इनकी सौतेली माँ होने के कारण इनका पहला विवाह कम उम्र में ही करा दिया गया था। यहाँ तक आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न 50 का बात करते हैं कि जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं। तो जुम्मन शेख भी पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न 51 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न 51 में है कि जुम्मन शेख के पिता का नाम जुमराती है। अच्छा, प्रश्न ही पूछा है कि जुम्मन शेख के पिता का नाम क्या है, तो इनका पिता का नाम जुमराती है। प्रश्न 52 में है प्राचीन भारत की एक झलक के निबंध कौन है। तो प्राचीन भारत के एक झलक के निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 53 में है कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है। तो कहानी के प्लॉट का लेखक जो है आचार्य शिवपूजन सहाय जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म जो हुआ था ये 23 सितंबर 1908 ईस्वी को मुंगेर वर्तमान बेगूसराय जिला के सिमरिया नामक प्रांत में हुआ था। वहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी का एक स्टैचू भी बनवाया गया है और भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दिनकर परिसर भी है जहाँ पे कि पढ़ाई होता था। और रामधारी सिंह दिनकर जी भागलपुर के यहाँ के कुलपति भी रह चुके हैं और ये कांग्रेस सरकार में भी काम कर चुके हैं। प्रश्न 55 में है दिनकर जी का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 56 में है दिनकर जी का शाब्दिक अर्थ क्या है। दिनकर का शाब्दिक अर्थ सूर्य होता है। सूर्य की तरह चमकना या फिर सूर्य की तरह उगना हम इसे कह सकते हैं। प्रश्न 57 में है हिंदी का भविष्य शीर्षक निबंध में द्विवेदी जी ने क्या लिखा है। हिंदी का भविष्य शीर्षक निबंध में द्विवेदी जी ने स्वतंत्रता के बाद हिंदी की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए इसके भविष्य पर विचार किया है। प्रश्न 58 में है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये प्रश्न भी हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं कि कबीर का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था। प्रश्न को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। तो कबीर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था लहरतारा नामक तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। क्योंकि कबीर का जन्म किसी माँ के पेट से हुआ तो होगा पर किसे देखा नहीं गया है, इन्हें तालाब के पास पाया गया है। और जब इन्हें बाद में पता चला कि मुझे तालाब के पास पाया गया है, इसीलिए ये ना हिंदू ना मुस्लिम, ना तो अपने आप को हिंदू मानते हैं ना तो मुस्लिम मानते हैं, ये एक अपने आप को सच्चा इंसान मानते हैं। आज तक नहीं पता चल पाया है कि कबीर जी क्या थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, नहीं पता चल पाया है। वो अपने आप को एक सच्चा इंसान मानते थे। प्रश्न 59 में है कबीर का पालन पोषण किसने किया था। तो कबीर का पालन पोषण नीमा तथा नीरू नाम के निसंतान दंपत्ति ने किया था। क्योंकि ये जो निसंतान दंपत्ति थे नीमा तथा नीरू नाम के, ये बहुत दिन से इन्हें बच्चे की तलाश थी और ये बहुत पूजा पाठ करते थे ताकि मुझे बच्चे प्राप्त हो, और इन्हें तालाब के पास ये बच्चा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि नीमू नीरा ने कबीर को कहाँ से उठाकर लाया था। तो लहरतला तालाब के किनारे से उठाकर लाया था। प्रश्न 61 में है साखी के कवि कौन है। तो ये कबीर हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्रश्न 62 में है कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए जो लेखक का नाम है उसका भी शाब्दिक अर्थ बार बार पूछ देता है, तो यहाँ पे इस बार पूछ दिया है कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा, बुजुर्ग तथा सम्मानित होता है। प्रश्न 63 में है रहीम का पूरा नाम क्या है। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। प्रश्न 64 में है रहीम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रहीम का शाब्दिक अर्थ होता है कृपालु, रहम करने वाला, दान करने वाला, क्षमा करने वाला तथा कृपालु यानी कृपा करने वाला रहीम का पूरा शाब्दिक नाम होता है।
65 में है रहीम के पिता का नाम क्या था। रहीम के पिता का नाम बैरम खान था। ये भी पूछता है कि रहीम किसके दरबार के नवरत्न थे, तो अकबर के दरबार के नवरत्न थे रहीम। ठीक है, अकबर के दरबार के नवरत्न थे। प्रश्न 66 में है रहीम किस मुग़ल बादशाह के समय में थे। तो रहीम जो है अकबर के समय में थे। अकबर एक मुग़ल बादशाह था और उसके समय में थे। प्रश्न 67 में है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति है रहीम का दोहा का, जिसमें है चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर देख सकते हैं रहीम की पंक्ति का है। ये एक श्लोक है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये श्लोक रहीम का दोहा का है, जिसमें चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग में बताया है कि चंदन के वृक्ष में बहुत सारे भुजंग, भुजंग मतलब सांप होता है, बहुत सारे सांप लपटे रहते हैं, फिर भी वो विष नहीं होता है, उसमें विष नहीं आता है। प्रश्न 68 में है कि रास खान के आराध्य देवता कौन है। तो रास खान श्री कृष्ण के पुजारी थे, तो इनके आराध्य देवता श्री कृष्ण है। प्रश्न 69 में है कि रास खान की रचनाएं किस नाम से संकलित है। तो रास खान की जो रचनाएं हैं ये सुजान रास खान के नाम से संकलित है। प्रश्न 17 में है कविवर सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कविवर सुमित्रानंद पंत का जन्म जो हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था, लगभग 50 किलोमीटर दूर कौशानी गांव में हुआ था। अल्मोड़ा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर के दूर कौशानी गांव में हुआ था और 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और ये तीनों कवि का जन्म आसपास हुआ था। इसके कारण ही इन्हें छायावाद काल के कवि का मतलब ये तीनों छायावाद काल के कवि में आ जाते हैं। प्रश्न 71 का बात करते हैं। तो 71 प्रश्न में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पंत जी की कौन सी कविता आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो पंत जी की जन्मभूमि नामक शीर्षक कविता जो है आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रश्न 72 में है कि पंत जी की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और उस रचना का नाम है चिदम्बरा, यानी चिदम्बरा के रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है पंत जी को। प्रश्न 73 है कबीर किस ब्रह्म के उपासक हैं। तो निर्गुण ब्रह्म, यानी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं कबीर। 74 में है महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी प्राचीन भारत की एक झलक, इनकी यही रचना हमारे पास पुस्तक में है। प्रश्न 75 में है कहानी का प्लॉट की नायिका कौन है। तो कहानी का प्लॉट का नायिका भागजोगनी है। प्रश्न 76 में है रहीम किस काल के कवि हैं। तो रहीम जो हैं ये रीति काल के कवि हैं। प्रश्न 77 में है रास खान किस ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो राष्ट्र खान जो है ये शगुन ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन वही जो कबीर हैं ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। और दोनों ही कवि यानी कि रास खान और कबीर ये दोनों ही कवि भक्ति काल के हैं। ठीक है, ये दोनों ही भक्ति काल के हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न आगे 78 का बात करते हैं। तो 78 नंबर प्रश्न में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो हमारे पाठ्य पुस्तक में हिंदी का भविष्य नामक रचना है। हिंदी का भविष्य नामक रचना है। प्रश्न आगे है कि शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगढ़ नहीं होता, यह किसकी पंक्ति है। तो ये शिवपूजन सहाय जी का पंक्ति है, जो कि कहानी के प्लॉट नामक शीर्षक के लिया गया है कि शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगढ़ नहीं है, यह कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी से लिया गया है। प्रश्न 80 में है कि भिक्षुक शीर्षक कविता का रचयिता कौन है। तो भिक्षुक शीर्षक कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। प्रश्न 81 में है कि भारत सरकार ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपाधि से अलंकृत किया है। तो इन्हें जो है 1954 ईस्वी में पद्म भूषण, देखिए पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों होता है, लेकिन इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार की उपाधि से अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 82 पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो पंच परमेश्वर कहानी शीर्षक का जो मुख्य पात्र यहाँ पे अलगू चौधरी जुम्मन शेख हैं। इन्हीं दोनों के बीच झगड़ा होता है, दोस्ती होता है और सारा कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमते रहता है। अगला प्रश्न है 83 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद के दौलतपुर ग्राम में हुआ था।
प्रश्न 84 में है महर्षि वरंतु कौत्स्य से दक्षिण में कितनी स्वर्ण मुद्राएं की मांग की गई थी? तो महर्षि वरततंतु से कौत्स्य से दक्षिण के रूप में 14 विद्याओं के बदले 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग की गई थी। 85 नंबर प्रश्न में है मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो मुंशी जी का पुत्री का नाम भागजोगनी था। अगर मुंशी जी पूछे ना तो आप मुंशी प्रेमचंद्र जी मत समझ जाना, कहानी के प्लॉट में एक किरदार है जिनका नाम है मुंशी जी। प्रश्न 86 में है कि भागजोगनी की शादी किससे होती है? भागजोगनी की शादी 21 से 42 साल के एक अधेड़ उम्र के बुजुर्ग से हो जाती है। प्रश्न 87 में है एकता में बाधक कौन बाधाएं अब खत्म हो गई? एकता में बाधक कौन बाधाएं अब खत्म हो गई? एकता में बाधक प्रकृति बाधाएं अब खत्म हो गई। ये एक पंक्ति है जो कि यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया था और यहाँ फुल करके लिखा गया है। प्रश्न 88 में है हिंदी का भविष्य कैसा है? तो हिंदी का भविष्य जो है ये बहुत ही उज्ज्वल है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न 89 का बात करते हैं। 89 प्रश्न में है किस भाषा की उपेक्षा करके कोई सरकार नहीं हो सकती है? तो राष्ट्रभाषा की उपेक्षा करके कोई सरकार अस्थायी नहीं हो सकती है। प्रश्न 90 में है संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी हैं। प्रश्न 91 में है पंच परमेश्वर के आधार पे पंच की वाणी किसकी वाणी है? पंच परमेश्वर के आधार पे पंच की वाणी जो है खुदा की वाणी है, भगवान की वाणी है, उनका कहने का यही मतलब है। 92 नंबर प्रश्न में है प्रेमचंद्र का असली नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र का असली नाम मैंने शुरू में ही बताया था कि इनका बचपन का नाम या फिर असली नाम धनपत राय है। इनका पिताजी का नाम अजायब राय है और इनके पिताजी हैं वो डाकघर में मुंशी का काम करते थे और इनका 2 विवाह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो तुलसीदास जो है ये सद्गुण ब्रह्म शाखा के उपासक थे और रामश्रय शाखा के कवि थे। ठीक है। 94 में है कबीर की भाषा कौन सी थी? तो कबीर की भाषा साधुकरी थी। साधुकरी थी। हालांकि कबीर और रहीम ये लोग खड़ी बोली में भी लिखते थे। प्रश्न 95 में है पंच परमेश्वर की कहानी में प्रथम बार सरपंच किसे बनाया गया था? पंच परमेश्वर की कहानी में प्रथम बार सरपंच अलगू चौधरी को बनाया गया था। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो दिनकर, देखिए ये प्रश्न पूछ ही दिया आपसे और आई थिंक ये प्रश्न इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय, वर्तमान में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति थे। प्रश्न 97 में है सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं? देखिए छायावाद के कवि हैं। मैंने बोला था ना कि सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा ये तीनों छायावाद के कवि थे। ये प्रश्न आगे आपको देखने भी मिल गया। प्रश्न 98 में है कि थानेदार की कमाई किसके बराबर है? थानेदार की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है। प्रश्न 99 में है जुम्मन शेख के मित्र का क्या नाम है? तो जुम्मन शेख का मित्र का नाम अलगू चौधरी ही है। प्रश्न 100 में है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विचरित कौन सा निबंध आपके पाठ्य पुस्तक में है? तो हजारी प्रसाद द्वारा विकसित निबंध का जो नाम है हमारे पाठ्य पुस्तक में है उनका नाम है हिंदी का भविष्य। प्रश्न 101 में है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को मुंगेर, वर्तमान बेगूसराय जिला के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। वहाँ पर उनका एक बड़ा सा स्टैचू भी बना हुआ है क्योंकि ये राष्ट्रीय कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला स्क्रीन पे। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पर कबीर निर्गुणवादी हैं या सगुणवादी? तो कबीर जो है ये निर्गुणवादी हैं। प्रश्न 103 में है कि लेखक के अनुसार हिंदी का भविष्य कैसा है? तो लेखक के अनुसार हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। प्रश्न 104 में है आचार्य शिवपूजन सहाय कहाँ के रहने वाले थे? आचार्य शिवपूजन सहाय बिहार राज्य के भोजपुर जिला के उनवास नामक गांव के रहने वाले थे। प्रश्न 105 में है पंच परमेश्वर कहानी में पंच को क्या माना गया है? तो पंच परमेश्वर कहानी में पंच को जो है खुदा माना गया है, पंच यानी ईश्वर माना गया है। प्रश्न 106 में है साखी और शबद शब्द का संबंध किससे, यानी साखी और शबद का संबंध किससे है? तो ये दोनों संबंध कबीर जी से हैं। प्रश्न 107 में है कि मैथिली चरण गुप्त किस युग के कवि थे? तो मैथिली चरण गुप्त जो है ये आधुनिक युग के कवि थे। प्रश्न 108 में है अलगू के पिता पुराने विचार के मनुष्य थे या नए विचार के? तो अलगू के पिता जो है ये पुराने विचार के मनुष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 109 नंबर प्रश्न में है कौत्स्य के गुरु का नाम लिखिए। तो कौत्स्य के गुरु का नाम था वराणतु।
प्रश्न 110 में है, राज खान किस के भक्त हैं? तो श्री कृष्ण के भक्त थे। प्रश्न 110 में है, पंत जी का पूरा नाम क्या था? श्री सुमित्रानंदन पंत इनका पूरा नाम था। तो प्रश्न ये 50 मार्क्स का जो हिंदी था, इसीलिए इसमें 110 क्वेश्चन को ही कवर किया गया है। सारा क्वेश्चन इसके अंतर्गत ही कवर हो जाएंगे। लेकिन जो 100 मार्क्स के सब्जेक्ट होंगे सब्सिडरी का, अदर सब्जेक्ट होंगे, या फिर 100 मार्क्स का हिंदी लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होगा, तो ये सारे सब्जेक्ट के जो है 200 से 300 आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। लेकिन ये 50 मार्क्स का था, इसलिए यहाँ पे 110 ऑब्जेक्टिव ही प्रदान किए गए हैं। हालांकि बहुत सारे यहाँ पे चीज़ आपको बताना था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के भी आंसर हैं, बट उतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो बना के आपको दे सकूं। लेकिन जो 100 मार्क्स का हिंदी है, आपका 100 मार्क्स का हिंदी है, उसका बहुत सारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको हमारी इसी यूट्यूब चैनल यानी कि TMBU इन्फो पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसके प्लेलिस्ट में जाना है, इसको प्लेलिस्ट में जाना है और आरबी हिंदी करके आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। आरबी हिंदी करके वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, प्लस भाषाई दर्शन जो शब्द होता है, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट, फिर इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट, वो सारे वहाँ पे देखने मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इनका जो श्लोक है उसका अर्थ, प्लस प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर, सारांश और उसका हर एक चीज़ यहाँ पे देखने मिल जाएगा। आरबी हिंदी यानी कि 100 मार्क्स का हिंदी का, जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का ऑब्जेक्टिव। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि देखिए इसके बाद जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, उसमें ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, तो मैं पहले रूटिंग देखूंगा और रूटिंग में देखूंगा कि अगला कौन सा सब्सिडरी एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को। उस हिसाब से फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा वीडियो। तो ये इंग्लिश का था, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का वहाँ पे साइंस हो या आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग दोनों मिला के 50 मार्क्स का इंग्लिश और 50 मार्क्स का हिंदी आपका 5 जनवरी का होने वाला था। तो हिंदी हो गया और इंग्लिश में 50 मार्क्स के इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं है। तो 5 जनवरी के ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया। अब 6 जनवरी का देखा जाएगा, इसके बाद 7 जनवरी का देखा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 6 जनवरी के जो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा सब्सिडरी का, उनका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर इसी चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ये ऑब्जेक्टिव का प्रयास अच्छा है या फिर नहीं।